हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके संबंध में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, साथ ही मेरे द्वारा एक गेस्ट पेपर की श्रृंखला जारी की जा रही है। तो मेरे द्वारा गेस्ट पेपर पूर्व में भी आप लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा गेस्ट पेपर का पार्ट 3 आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। संभवतः आप लोगों की तैयारियां अच्छी से चल रही होंगी, तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को गेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे संभवतः 80 से 85 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग उनको सुनकर, पढ़कर और नोट्स भी साथ में बनाते चलें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मार्केट में बुक आई है परीक्षा धाम करके, वो MP के जो टॉपिक हैं उसको कवर कर रही है, तो उसको भी आप लोग साथ में पढ़ते चलें। और जो लूसेंट है उसका कंप्यूटर विविध वाला जो चैप्टर है, तो उसको भी आप लोग साथ में तैयार करते चलें। लूसेंट को भी आप लोग जो टॉपिक पाठ्यक्रम में है उसको ज़रूर आप लोग तैयार करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इस गेस्ट पेपर को आप लोग नोट भी करें और तारीख बाई नोट करें कि आज हमने इस गेस्ट पेपर को आज के दिन ये नोट किया। तो पहला क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो प्रावधान करता है वह अनुच्छेद 32 है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता निषेध के से संबंधित है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, MPPSC में अधिकतर ये वाला क्वेश्चन आता है, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता निषेध से संबंधित है। फिर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? मतलब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो GV मावलंकर थे। फिर छठवां क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? तो ये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 80 है और अनुसूचित जाति के लिए 40 है। फिर एक क्वेश्चन है कि एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो एग मार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अत्यधिक आने की संभावना है। फिर आठवां क्वेश्चन है कि ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ओरान जनजाति पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों, मेरे द्वारा ये क्वेश्चन जो तैयार किए जा रहे हैं, तो ये वेरियस टाइप ऑफ बुक्स का अध्ययन करके और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन MPPSC द्वारा पूछे जाते हैं उनका अध्ययन कर तैयार किया गया है। तो इनको आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और उनको अपनी तैयारी में ज़रूर समावेश इनका भी करें, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, गोई पोरिया समिति 1991 किससे संबंधित है? तो गोई पोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु से संबंधित है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय सम्मकों का आकलन किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
NSO द्वारा किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है? तो ये वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये CV रमन ने रमन इफेक्ट का इस दिन खोज हुआ था, रमन इफेक्ट की, तो इसी के उसमें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो रमन साहब को भारत का पहला भारत रत्न भी मिला था, CV रमन, राजगोपालाचारी जी, है ना, और राधा कृष्णन जी, 3 RR हैं, तो इनको 1954 में पहला भारत रत्न भी मिला था। फिर कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर 15वां क्वेश्चन है कि किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। दिवस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। फिर 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो हमारे MPPSC का जो टॉपिक है उसमें पंचायती राज एक टॉपिक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये MPPSC का एक टॉपिक है E-गवर्नेंस, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है कि 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित MPPSC में कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए ओजोन से संबंधित आप लोग तैयारी जरूर करें। ओजोन से संबंधित जो प्रश्न है उसकी तैयारी जरूर करें। फिर हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। 22वां है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की रचना है। फिर गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। ये क्वेश्चन अत्यधिक आने की संभावना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। फिर 25वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई। फिर राजस्थान में स्थित माउंट आबू प्रसिद्ध है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 27वां क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फिर 28वां क्वेश्चन है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान। फिर 29वां क्वेश्चन है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है, वो संसार की सबसे गहरी झील है। फिर अहिल्याबाई रानी थी, तो अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? ये इंदौर की रानी थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की नींव किसने रखी? तो ये शंकराचार्य जी ने 4 मठों की नींव रखी थी। फिर खुदाई खिदमतगार नामक संस्था से किसका संबंध है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था से संबंधित थे। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। तो ये क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है, इसको आप लोग नोट करते चलें, जो आप लोगों को उपयोगी साबित होगा। फिर 35वां क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग किस सन में संस्थापित हुई थी? तो ये 1906 में ईस्वी में हुई थी। फिर 36वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये 1907 में हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है कि भारत में रोहेलखंड की स्थापना किसने की? तो अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड की स्थापना की थी। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है।
फिर एक क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को इतिहास में किस तौर पर वर्णित किया गया? तो अंधा युग के तौर पर इसको वर्णित किया गया है इतिहास में। फिर 39वां क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। 40वां क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, किस सन में हुआ? तो ये 1760 में हुआ। फिर 41वां क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। फिर 42वां क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब बना है? हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब बना? तो ये सन 1856 में बना। तो अधिनियम से कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर 43वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा किस सन में बाल विवाह निरोध अधिनियम संशोधित बनाया गया, जिसमें बालक की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष और बालिका की 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 1978 में बाल विवाह निरोध अधिनियम संशोधन आया था, 1978। 44वां क्वेश्चन है कि हर विलास शारदा के अथक प्रयासों से बाल विवाह के संबंध में शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये 1930 में पारित हुआ था शारदा एक्ट। फिर विवेकानंद का मूल नाम क्या था? 45वां क्वेश्चन है कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो विवेकानंद जी का जन्म दिवस उस दिन होता है। फिर 47वां क्वेश्चन है कि परमहंस मठ की स्थापना किसने की? तो परमहंस मठ की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने। फिर 48वां क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में कब हिस्सा लिया, किस सन में हिस्सा लिया? तो 1893 में इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर 49वां क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। तो मूल नाम में ही इनका नाम छिपा हुआ है, ठीक है, कि मूल शंकर। फिर 50वां क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। फिर 15वां क्वेश्चन है कि आर्य समाज में विवाह की आयु कितनी निर्धारित की लड़के एवं लड़कियों की? तो आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की आयु न्यूनतम आयु उम्र 25 वर्ष तथा लड़की की 16 वर्ष निर्धारित की थी। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये पार्ट 3 गेस्ट पेपर आज जारी किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको आप लोग पढ़कर और उसके नोट्स भी बनाएं और तैयार करें। फिर इन सभी का जो विश्लेषण कि कितने क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से 80 से 85 क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो इसका जो एनालिसिस विश्लेषण होगा वो 11 अप्रैल 2021 को होगा कि कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए। तो आप लोग इसको तैयारी करें, साथ ही लूसेंट भी पढ़ते रहें और एमपी के लिए परीक्षा धाम पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, उसको भी क्रय करके पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। मेरे द्वारा पार्ट 4 गेस्ट पेपर अति शीघ्र जारी किया जाएगा, जो आपके लिए, आप लोगों के परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों अन्य गेस्ट पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप लोग कमेंट देने का भी प्रयास करें कि आपको मेरे द्वारा प्रेषित गेस्ट पेपर और अन्य जानकारी कैसी लग रही है, तो जिससे कि मैं और भी अच्छी तरह से आप लोगों को पेपर उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए मेरे द्वारा ये गेस्ट पेपर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका आप लोग अध्ययन करें। अगला गेस्ट पेपर मेरे द्वारा अति शीघ्र ही जारी किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।